जय हिंद भावी शिक्षकों। आप तमाम बिहार के भविष्य का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। जितने भी हमारे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे नियोजित प्यारे शिक्षक हो या फिर हमारे नए शिक्षक हो, जो भी भावी शिक्षक है सभी के चरणों में मेरा प्यार भरा वंदन। आज ये क्लास जो है यह है आपका बिहार शिक्षक भर्ती कंप्लीट एंशिएंट नहीं बल्कि कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट टू। आपको पता है कि कल मैंने आपको कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री का सारे पौने 3 घंटे का 2 घंटे 45 मिनट का क्लास प्रोवाइड कर दिया हूं, जो है डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस पूर्व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के पीडीएफ से। और पीडीएफ तो बस एक बहाना है, डिटेल से आपको बताना मेरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के तहत आपको पूरा डिटेल से बता दिया गया है कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, सॉरी, और कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री भी, और वो भी 1526 एडी तक। और आज हम लोग बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी कि 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक मिडाइवल भारत में, मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी घटना घटी। अकबर ने कैसे हरम में अपने सैनिकों स्त्रियों को रखा, अकबर ने कैसे महलबारी पर लाई, अकबर ने कैसे जो है आपका जिन्हें इलाही धर्म की स्थापना की, या जहांगीर कौन था, ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ, या फिर औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई, शिवाजी कहां से आए, शिवाजी कितने महान थे, मैसूर के टीपू सुल्तान क्या थे, इन सबों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट टू है, 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक। और हमने आपको करा दिया है ये भी, और आपको पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती का सिलेबस अपडेट कर दिया गया है, और आपके बीपीएससी के सचिव रविभूषण सिंह ने आपको सिलेबस बता दिया है, और उसमें बताया गया है कि पीआरटी के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, और पीआरटी के बाद जो है टीजीटी और पीजीटी के लेवल पे आपका क्या पूछा जाएगा साथियों, तो टीजीटी और पीजीटी के लेवल पे जनरल स्टडीज के साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएंगे। पेडोलॉजी या सीडीपी का कहीं कोई चर्चा रविभूषण जी के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि बीपीएससी कभी पेडोलॉजी पूछा ही नहीं है। मैं आपको हेडमास्टर का प्रश्न भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा हूं, आप वहां से जाकर देखिए। हेडमास्टर के प्रश्न में पेडालॉजी नहीं है, 10 हिंदी है, 10 इंग्लिश है, और आपका जनरल स्टडीज है। तो जनरल स्टडीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपको हम दे ही रहे हैं, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री। और अगर आप खुद से पढ़िएगा तो उस पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं कर पाइएगा, जिस पॉइंट को मैं आपको पॉइंट आउट करके देता हूं यहां से क्वेश्चन आएंगे। आप उस चीज को नहीं जान पाइएगा कि बीपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपका भाई ने बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया है 2 बार, और आपका पूरा पता है बीपीएससी का सिलेबस। तो आइए आज हम लोग कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री पार्ट टू 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक करते हैं। और तब तक आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, और याद रखिएगा साथियों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल करा भी रहे, लेकिन कोई कंप्लीट बिहार शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करा रहा है। बहुत बड़े बड़े चैनल को तो टाइम ही नहीं है कि ये देख ले कि बीपीएससी के चेयरमैन सचिव ने कहा क्या है, उस आधार पर कराए। बस अपना व्यू बढ़ाने पर सभी लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग व्यू वाले चैनल से बचिए और सर्वेश क्लासेस केजीजी पे जुड़ जाइए। शिक्षक तो बनना तय है, और बन ही जाइएगा जीके जीएस अगर सिलेबस में रहा तो। और अगर सिलेबस इंक्रीज किया तो फिर उसके हिसाब से भी काम किया जाएगा। सारा पीडीएफ अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट मिडाइवल स्टडी 1526 ईस्वी से लेकर, मतलब इब्राहिम लोदी के पतन से स्टार्ट करेंगे, और मुगल काल के पतन के दहलीज पर ले जाकर आज छोड़ेंगे। तो ठीक, स्टार्ट करते साथियों। आपको पता है कि सर्वेश क्लासेस के जी लंबा लंबा वीडियो आपको देता है, तो लंबा लंबा वीडियो लीजिए और आराम से तैयारी में लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल काल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको पता है कि मुगल काल का भारत में जो है स्थापना किसने किया था, अकबर, जहरुद्दीन मोहम्मद अकबर ने किया था, सॉरी बाबर। और बाबर ने किया था, तो बाबर कहाँ का शासक था, ये सब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। और हम लोग आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपने फैक्ट भी करवाएंगे। देखिए, बाबर जो है और मुगल काल जो है बाबर का 1526 से लेकर कहाँ तक, 1500, एक सेकेंड, ओके। अब हम लोग थोड़ा और इसको अच्छा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं, बाबर के जन्म से।
बाबर 1526 ईस्वी में आया, जन्म कहाँ हुआ वो भी बताएंगे, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है पूरा का पूरा जो मुगल सत्ता है वो कमजोर हो गया, और ऐसी भी स्थितियां आ गई थी कि मुगल राजा क्या करते थे, बर्तन बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। आइए स्टार्ट करते आज हम लोग। और आपको पता है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जब किसने जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी की को मौत के घाट उतारा था, और उसके बाद जो है बाबर ने क्या किया, पानीपत के युद्ध में भारत में स्थापना कर ली किसकी। तो आइए देखते हैं। मुगल काल 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक है, और उत्तर मुगल कालीन जो है 1707 से लेकर 1858 ईस्वी तक है। और आपको पता होगा हमारे प्यारे शिक्षक साथियों कि जो 1858 में है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो है, तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता बना दिया गया था। और जब ये हारे तो इन्हें रंगून में भेज दिया निर्वासित जीवन जीने के लिए, किसे, बहादुर शाह जफर को। और जफर नाम से ये क्या लिखा करते थे, शायरी लिखा करते थे। इनका दूसरा नाम मोहम्मद शाह द्वितीय भी था। और जब ये वहां मरे तो इन्होंने मरते वक्त एक शेर कहा था जो बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि क्या हम मरे हैं कि 2 गज जमीन भी नहीं मिले हैं रूहे वतन में दफन के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिले हैं रूहे वतन में दफन के लिए। मुगल शासक तैमूर के वंशज से तथा तख्ताई तुर्क भी कहलाते थे, ठीक है ना, तख्ताई तुर्क। और कहता है, अब देखिए, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बाबर के बीच हुआ, और बाबर को बुलाया कौन था, तो राणा संगा। कौन बुलाया था, राणा संगा। आपको बताए थे कल, राणा संगा संगा वाला जो बताए थे कि खटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, और फिर हार गया था राणा संगा। इसी का बदला लेने के लिए वो किसी तरह जीतना चाहता था, और बाबर को नियंत्रण देकर अफगान से कहां बुलाया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। जब हरा दिया बाबर किसे, इब्राहिम लोदी को, तो बोला अब आप वापस जाइए। लेकिन बाबर ने इंडिया का, दिल्ली का वैभव देखकर बाबर का मन मचल गया, और बाबर ने सोचा कि मैं जिस जगह को छोड़ के आया हूं उससे तो ये अच्छा है, और वो बाबर यही टिक गया। और किसकी, मुगल वंश की क्या कर दिया, स्थापना कर दी मुगल वंश की। अब तो राणा संगा उसको भगाना चाहता था, तो राणा संगा बोला भागो, बोला नहीं भागेंगे। तो राणा संगा से भी बाबर भिड़ गया, और बाबर की सेना क्या थी, बहुत छोटी थी, और राणा संगा की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन राणा संगा को हराने के लिए बाबर ने इसी युद्ध में क्या किया, धर्म युद्ध की, जिहाद की संज्ञा दे दी। बोले ये क्या है, गए मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का जिहाद है। और जिहाद के बाद जो सैनिक लड़ा, और 50,000 सैनिक पर मात्र 3600 सैनिक। हाँ साथियों, 50,000 सैनिक पर मात्र 3600 सैनिक भारी पड़ गया, और तोप और गोले से तुगलकमा नीति के तहत राणा संगा को क्या किया, बुरी तरह हरा दिया गया। भारत में मुगल साम्राज्य का आरंभिक जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तुजुके बाबरी है, जिसे बाबर ने किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। देखिए, मुगल काल में 2 ऐसे शहंशाह होंगे जो अपना जीवनी खुद लिखेगा। उसमें एक है आपका तुजुके बाबरी, जो कि किस भाषा में लिखा था बाबर ने, तुर्की भाषा। या बाबर की आत्मकथा और मूल रूप से किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आप लोग याद रखिएगा साथियों की मुगल काल जो है, मुगल काल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बीपीएससी के लिए। यहां से 2 प्रश्न आपके आ जाएंगे, 2 प्रश्न। और बीपीएससी में इतिहास से 20 से 25 प्रश्न आते हैं, आप लोग पैटर्न जानते ही होंगे। भारतीय राजनीति के प्रमुख लक्षण थे, लोदियों का अधीन दिल्ली सल्तनत की शक्ति दिखावे मात्र की थी, सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था दोषपूर्ण हो गया था, और विशाल सेना होने के बावजूद प्रशिक्षण एवं कुशल नेतृत्व के अभाव में यह महत्वपूर्ण था। बाद में राजपुताना प्रशिक्षित सेना एवं कुशल नेतृत्व में संदर्भ में बात था, किंतु उनकी भी कई कमियां थी। भारतीय राजपुताना क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य थे जिसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव था। प्राय इन सभी के आपसी संघर्ष का कारण एकता का अभाव था। एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि बाबरनामा में कृष्णदेव राय के अतिरिक्त किसी भी भारतीय शासक को केंद्रीय सत्ता में योग्य नहीं माना गया है, और कृष्णदेव राय की उत्तर भारत की राजनीति में कोई रुचि थी नहीं। अगर कृष्णदेव राय चाहते तो बाबर को हरा सकते थे, लेकिन नहीं हराए। इसलिए बाबर ने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा भी है कि अगर उस समय तत्कालीन समय में भारत का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन था, कृष्णदेव राय था। आपको कर कृष्णदेव राय के बारे में पता है, तुलुप वंश के क्या थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। एशिया, मध्य एशिया में उज्बेक शहर सबानी खां से पराजित होने के बाद बाबर के पास, आप लोग इस पूरे चीज को अगर देखना चाहते हैं, देखिए द एम्पायर, द एम्पायर वेब सीरीज है, सोनी लिव पे है शायद, वहां आप लोग इसको देख सकते हैं डिटेल से बाबर के बारे में। भारत की और अग्रसर होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि पश्चिम में ईरान में शक्तिशाली
सफवी वंश के शासन को चुनौती देना उनके लिए संभव नहीं था। साथ ही भारत की स्थिति भी बाबर के अनुकूल थी। बाबर से संबंधित कुछ तथ्य। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। यही 14 फरवरी आप लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो 14 फरवरी 1483 किसकी जन्म हुआ था। और जन्म स्थान इसका कहाँ था? परगना, मध्य एशिया में, एशिया माइनर में, ट्रांस ऑक्सियन के बबराहन क्षेत्र में परगना में हुआ था। ठीक है ना, मध्य एशिया में। और पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। तैमूर का 5वां वंशज थे, और जब बाबर मात्र 12 साल का था तो इसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और माता कुतुब निगार खां थी, चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। तो बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था, और अपने माँ की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसलिए जो है बाबर के अंदर तैमूर लंग और चंगेज खां का खून दौड़ता था। और नस्ल था इसका चगताई तुर्क। बाबर कैसा तुर्क था? चगताई तुर्क था। बाबर 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद, देख रहे हैं, 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में परगना का शासक बना। उस समय मध्य एशिया मुजबेक, सफी एवं उस्मानी वंश की सत्ता स्थापित थी। वैसे तो बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता, किंतु खुरासन पर उज्बेक शासक सोबानी खां के अधिकार के बाद उसके लिए मध्य एशिया का कोई विकल्प नहीं बचा पाया। उज्बेक शासक सोबानी खां से पराजय के बाद वह भारत की ओर बढ़ा और 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। बाबर खूब हारा, लेकिन 1504 में जब काबुल पर अधिकार किया और पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह, इसकी उपाधि क्या थी? मिर्जा। तो मिर्जा को त्याग कर क्या किया? पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह मतलब क्या होता है? पद को धारण करने वाला। बाबर ने एक बार फिर 1511 से 12 में सफाई शासकों की मदद से समरकंद पर अधिकार किया, किंतु ईरान में सफाइयों की पराजय के बाद उसके पास काबुल में अपनी स्थिति मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचे। बाबर बार बार अपनी मातृभूमि को जीतना चाहता था, लेकिन सवानी खां की नजर उसकी सिस्टर पे थी, खान पे, और वो अपनी आपी को बचाने के चक्कर में फिर दोबारा उधर रह जाता है। वैसे तो बाबर का भारत में सबसे महत्वपूर्ण विजय पानीपत के युद्ध में विजय था, क्योंकि इसके बाद भारत में मंगोल के मुगलों के शासन की स्थापना हुई। परंतु उसके पूर्व बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए थे। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां तथा मेवाड़ के शासक राणा संगा ने भारत को, ये देखिए, चाचा, भतीजा और राणा संगा, ये सबों ने मिलकर बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। नहीं तो भारत को हमारी कमजोरी के बारे में बाबर को पता ही नहीं था। बाबर के लिए भारत में पहला आक्रमण 1519 में बाजोर में स्थित, हाँ ये क्वेश्चन आता है, बाबर ने पहली बार भारत में कहाँ आक्रमण किया था? तो बाजोर के किला पर 1519 ईस्वी में आक्रमण किया था, भेरा के किला पे। और भारत में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं संगठित तोपखाने का प्रयोग किया था। किसका? बारूद एवं उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया। संभवतः भारत में संगठित तोपखाने का भी प्रथम प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। ठीक ना? कौन करेगा? ये सब बाबर कर रहा है। बाबर द्वारा भारत विजय के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई, और इसका ट्रिक क्या है? तो पान खाया, पान खाया, चांद देखा, और घर गया, और मर गया। और तो पान से पानीपत, ख से खानवा, चांद से चंदेरी, और घर से घगरा का युद्ध, ये बाबर की प्रसिद्ध लड़ाई है। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। खानवा का युद्ध 1529 ईस्वी 27 ईस्वी को इसका युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। और अभी आपको बता ही दिए हैं कि खानवा के युद्ध बाबर और किसके बीच में हुई थी? राणा संगा के बीच में। राणा संगा कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। राणा संगा कहाँ का शासक था? राणा संगा मालवा का। कल आपको बताए थे कि राजस्थान में मालवा किस धर के भाग को कहते हैं और मेवाड़ किधर के भाग को कहते हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ? बाबर की विजय हुई और राणा संगा हार गए। और राणा संगा के साथ साथ इसमें कौन लड़ा था? इसमें राणा संगा के साथ साथ आपका महमूद महमूद लोधी, और साथ ही साथ कौन लड़े थे? मेदिनी राय। ये सभी इसका संयुक्त सेना था, सभी हार गया। और इसी में बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। युद्ध युद्ध के बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और 1527 से 28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी समय बाबर ने क्या किया? बाबरी मस्जिद का निर्माण, ठीक है ना। और गाजी की उपाधि भी धारण की। किसकी? गाजी का मतलब क्या होता है? गैर इस्लाम को इस्लाम में कन्वर्ट करना। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में हुआ। और इसमें क्या हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। मेदिनी राय कहाँ का शासक था? मालवा का इस शासक था। और इसमें मेदिनी राय की हार हो गई। और इस युद्ध के दौरान बाबर ने किसे देखा? जौहर को देखा। ये सब देखिए, जौहर
जौहर को देखा, मेदिनी राय की सभी रानियां क्या की, आग लगाकर मर गई। उसके बाद आया 1529 में घग्गर का युद्ध, बाबर और अफगान के बीच में हुआ। अफगान में कौन था? महमूद लोदी। इसमें भी बाबर जीत गया और जल और थल दोनों युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि घग्गर के युद्ध के समय जल और थल थल दोनों जगह युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जल और थल दोनों जगह युद्ध हुआ था और दोनों में बाबर की विजय हुई थी और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट है, तो अब वो सब देख लेते हैं। बाबर ने उज़्बेकों की तुर्कलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। उसने तोपखाने में उस्मानी या रूमी पद्धति, उस्मानी या रूमी पद्धति क्या होता है, इस तरह से बाहुबली में आप देखे होंगे सेंटर और ऐसे एकदम भी बना के जब सेना आता है। बाबर का तेप खाने का नेतृत्व किसने किया? तो ये उस्ताद अली व मुस्तफा का तोपखाना ये चलाता था। बाबर ने 12,000 घुड़सवार सैनिक ने अपना रण कौशल दिखाया। इब्राहिम सहित 20,000 अफगान सैनिक मारे गए इस जीत के बाद। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के दौरान क्या हुआ था? शहीद हुआ था, ठीक ना साथियों। इस जीत के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था और यही उपहार स्वरूप देने की वजह से बाबर को किसकी उपाधि मिली? कलंदर की। किसकी? कलंदर। अफगान के वासियों ने बाबर को किसकी उपाधि दे दी? कलंदर की उपाधि दे दी। ओके, याद रखिएगा साथियों, ये फैक्ट आपका इस पीडीएफ में भी नहीं है। खानवा का युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने मुसलमानों पर से तमगा कर हटा दिया। राणा संगा की ओर से हसन खां मेवाती, दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी आजम खां एवं मेदिनी राय युद्ध किया। राणा संगा गंभीर रूप से घायल हुआ तथा किसी तरह अपने सहयोगियों के साथ बच निकलने में सफल हुआ। यद्यपि उसके अपने ही किसी सम्मत से ने उसे जहर दे दिया। हसन हसन खां मेवाती मारा गया जबकि महमूद खां लोधी बच निकला। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया क्योंकि इसने खानवा के युद्ध में राणा संगा का साथ दिया था। इस वजह से बाबर ने राजपूत के बचे प्रतिरोध को कुचल डाला। बाबर ने राजपूतों के प्रतिरोध को समाप्त करने के बाद 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को हराया। महमूद लोधी एवं बंगाल के शासक नुसरत शाह पराजित हुए और बिहार में जौनपुर में शक्तिशाली नोहानी अफगान थे। क्या थे? शक्तिशाली नोहानी अफगान। अब यही नोहानी अफगान का जो है अग्ररक्षक कौन बनेगा? फरीद खां। और फरीद खान ही आगे जाके क्या बनेगा? शेर शाह सूरी, शेर शाह। और आपको एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे, तो चंदेरी का युद्ध जब बाबर लड़ रहा था ना, ये चंदेरी का युद्ध, इसी युद्ध के समय चंदेरी के युद्ध में इसने किसको देखा? शेर शाह को देखा। और शेर शाह क्या कर रहा था? तलवार से क्या खा रहा था? मीट खा रहा था, मीट। ये लोग तो गोश्त खाता है, हम लोग मीट कहेंगे, तो मीट खा रहे थे, ठीक ना। तो जैसे ही देखा बाबर इसको तलवार से मीट खाते हुए, एकदम आश्चर्य में पड़ गया और तभी बोला अपने सैनिकों को कि कौन है, इस पे नजर रखो। बाबर के तरफ से लड़ा था वो, ठीक ना। और तो लेकिन हार गया। वैसे तो बाबर पानीपत से घाघरा के युद्ध तक राजपूत एवं अफगान शक्ति को खत्म नहीं कर पाया, किंतु उसने एक सुदृढ़ मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य को विस्तृत, संपन्न और अधिक सुदृढ़ करने का विशेष अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मात्र 48 वर्ष की अवस्था में 27 सितंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अपनी उदारता के कारण बाबर को क्या कहा गया? कलंदर। लेकिन उदारता नहीं, वो जो अफगानिस्तान के काबुल के शासकों को इन्होंने क्या दिया? सिक्के दिए, चांदी का सिक्का, उसी सब ने इसे कलंदर कहा। बाबर बागों का शौकीन था, इसका शौकीन था। कहा जाता है कि कौन सा मुगल शासक था जो बाग बगीचे का शौकीन था? तो बौसे बाग, बौसे बाबर। तीन, नूर अफगान बगीचों को बनवाया उसने। आराम बाग का भी निर्माण उसकी मृत्यु के बाद आरम में ही दफनाया गया। उसकी कब्र को काबुल स्थानांतरित किया गया। बाबर चाहता था कि उसका कब्र कहाँ बने? काबुल में बने, क्योंकि पूरा विश्व में एक काबुल ही था जहां की जनता ने क्या किया था? बाबर से प्यार किया था। इसलिए बाबर चाहता था कि उसका कब्र कहाँ बने? काबुल में बने, जहां वर्तमान में उसका मकबरा है भी। और काबुल कहाँ की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं। लोन लेन पुल ने बाबर को साम्राज्य निर्माता का स्थान पर साम्राज्य संस्थापक कहना तर्क संगत माना है। बाबर शिक्षा व साहित्य में रुचि रखता था। वह तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। उसने तुर्की में तुजुके बाबरी की रचना की है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसने मुबैयन नामक पद शैली का विकास किया, मुबैयन पद शैली। और उसने दीवान नामक काव्य संग्रह का भी संकलन किया। किसका? दीवान नामक काव्य संग्रह का भी संकलन किया। और बाद में ये जो बाबरनामा है किस भाषा में था? तुर्की भाषा में था। तो इस तुर्की भाषा के बाबरनामा को बाद में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के मदद से किस में अनुवाद करवाया? इसका फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है ना। चलिए, अब बाबर के कितने बेटे थे? तो बाबर के 3 बेटे थे। बाबर के तीनों बेटा का नाम क्या था? हुमायूं, हुमायूं, कमरान। अच्छा, बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, एक छूट गया हमसे। चलिए, बाबर का पहला बेटा कौन था? हुमायूं।
हुमायूं था, दूसरा कौन था कामरान, तीसरा कौन था आपका अस्करी और चौथा था आपका हिंदाल। ठीक है। ये जो है हुमायूं और बाबर जब मरने लगा तो अपने बेटों को कहा कि क्या करो तुम सत्ता को बांट लेना आपस में। इसीलिए हुमायूं ने क्या किया अपने सभी भाइयों में सत्ता का बंटवारा कर दिया। कामरान को दिया काबुल, अस्करी को दिया संभल और हिंदाल को दिया अलबार अलवर। लेकिन ये सभी जो सबको क्या चाहिए था दिल्ली, तो हुमायूं का विरोध कर देता है। और हुमायूं का शासनकाल दो बार रहता है, एक बार रहता है 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, दोबारा रहता है 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। क्यों रहता है बताएंगे। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य का स्थापना के बाद इस साम्राज्य का प्रथम उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं के लिए शासन तंत्र मुश्किल से भरा था। हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था काबुल। पिता बाबर थे, माता थी महाम महाम अनंगा और भाई कौन था कामरान अस्करी और हिंदाल। बाबर की मृत्यु के बाद उसके चार पुत्र हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़े पुत्र हुमायूं ने 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं बादशाह का गवर्नर था। कहाँ बदख्वा शाह का गवर्नर था, जहां बाबर द्वारा अपने उत्तराधिकारी घोषित करते हुए 1520 में 12 वर्ष की अवस्था में सूबेदार गवर्नर बनाया गया था। पिता बाबर के आदेश के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों को क्या किया, साम्राज्य का विभाजन किया, जो निम्नलिखित प्रकार से किया गया। कामरान को काबुल, कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्वासा का प्रदेश भी दिया। चचेरा भाई को भी दिया बेचारा, ये उदार था, क्या था उदार या दयालु शासक या ऐसे नेक दिल शासक कह सकते। हुमायूं की एक मुख्य शत्रुता बिहार व बंगाल के क्षेत्र में अफगान नेता शेरशाह सूरी तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह से थी। शेरशाह को दबाने के लिए हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया, किंतु शेरशाह ने हुमायूं को 2 युद्धों में बुरी तरह पराजित कर हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। चुनारगढ़ में जब जाता है ना हुमायूं तो गायब रहता है कौन, आपका शेरशाह सूरी। और फिर क्या करता है 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं किसी तरह बचकर भागता है और 1540 ईस्वी के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पूरी तरह पराजित हो जाता है और निर्वासित जीवन जीने के लिए क्या होता है चला जाता है। हुमायूं चौसा के युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए घोड़ा सहित नंगा नदी में गंगा नदी में कूद गया था। उसकी जान एक भिस्ती ने बचाई थी, जिसे उसने बाद में एक दिन का राजा बनाया। और ये एक दिन के राजा भिस्ती ने क्या किया था, चमड़े का सिक्का चलाया था, चमड़े का सिक्का, ठीक ना, याद रखिएगा साथियों। और 1540 से 1555 ईस्वी के काल में हुमायूं हिंदुस्तान से निर्वासित रहा। इस प्रकार लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं कैसा जीवन जीता रहा, घुमक्कर जीवन जीता रहा। हुमायूं जो है ये हफीम का आदि था, किसका आदि था, हफीम का आदि था। और साथ ही साथ हुमायूं जो है क्या करता था, तो ये 6 दिन, सप्ताह के 6 दिन 6 रंग का कपड़ा पहनता था, ठीक है ना। और ये किसको मानता था, तो ये खूब मानता था अपना वही भाग्यवादी था। अपने निर्वासन काल में हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हमीदा बानो इसके भाई जो हिंदाल था, जो कहाँ का शासक था, अलवर का, उसी का गुरु गुरु सिया मीर बाबा दोस्त अर्थात मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। उसके गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को क्या होता है, अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। और इसी 15 अक्टूबर के दिन आगे चलकर आपका किसका जन्म होगा, तो देश के महान साइंटिस्ट और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का, किसका, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इसलिए 15 अक्टूबर को अपना लोग किस दिवस में मनाते हैं, स्टूडेंट दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक। और 15 और अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। कहता है जब जन्म हुआ तो हुमायूं के पास बांटने के लिए कुछ नहीं था। हुमायूं ने क्या किया, कुछ नहीं, करेगा क्या बेचारा, उसके पास एक क्या था, कस्तूरी मिर्ग का सेंट था, तो उसी को बांटा था। 1544 में हुमायूं ईरान के शासक शाह तमस्सम के पास गया। दोनों में संधि हुई। संधि के अनुसार हुमायूं ने कंधार ईरान को दे दिया, परंतु बदले में उसे काबुल और गजनी पर अधिकार करने में मदद नहीं मांगी। इससे 1545 में हुमायूं ने कंधार और काबुल दोनों जीत लिए और 1554 में पेशावर जीता और 1555 में लाहौर जीता। हुमायूं 1555 में मच्छी बारा और सरहिंद के युद्ध में अफगानों को पुनः हराकर हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। इसीलिए कहा जाता है दिल्ली सल्तनत 2 बार बादशाह कौन बना, हुमायूं। परंतु वह अधिक दिनों तक शासन का उपभोग न कर सका। 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेनपुर ने हुमायूं के संदर्भ में कहा है, वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही अपनी जान दे दी, ठीक है ना।
हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था तथा ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। विशेषतः रविवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। तो ये था हुमायूं की कहानी। आइए अब हुमायूं का पुत्र अकबर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं साथियों, अकबर के बारे में बात करते हैं। और आपको पता ही होगा कि अकबर जो है, ये अकबर का जन्म कब होता है? तो 15 अक्टूबर को होता है, ठीक है ना? चलिए, और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर कब तक रहता है? 1605 ईस्वी तक रहता है। तो याद रखिएगा 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल है। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को अकबर ने सुदृढ़ता प्रदान की। अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण था। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन का मतलब क्या होता है? जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि अल्लाह के परछाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना? और बचपन का नाम अकबर का क्या था? तो बहरुद्दीन था। और यह क्वेश्चन आ चुका है, बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन था, लेकिन खुतबा के बाद इनका नाम किस नाम में से पढ़ा गया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से। स्थान अमरकोट, राणा वीर साल के मार में, पिता हुमायूं, माता हमीदा बानी बेगम, पत्नी हरखाबाई, सलीमा बेगम, संरक्षक बेगम खां। तो आप लोग सोचिएगा सर जी यहाँ पे जो है जोधाबाई ने आई, जोधाबाई। तो जोधाबाई जो थी ना, ये मूल रूप से जोधाबाई हुमायूं की पत्नी का नाम था, ठीक है ना? हम लोग यही हरकाबाई को जोधाबाई के नाम से जानते हैं। संरक्षक इसका कौन था? बैरम खां। कहता है कटप्पा से भी ज्यादा कोई भरोसेमंद था तो वो कौन था? बैरम खां था, ठीक ना? और दाई दाई माँ थी महामंगा। और शिक्षक था अब्दुल लतीफ। लेकिन ये शिक्षक क्या पढ़ाया पता नहीं, ये शिक्षक कुछ पढ़ा तो इसको नहीं पाया, क्योंकि अकबर क्या रह गया? अनपढ़। अन अनपढ़ रह गया, लेकिन शिक्षक इसके साथे रहता था। अकबर के शासनकाल के 3 चरण थे। बैरम खां के संरक्षण का काल 1556 से लेकर 1560, महामंगा के प्रभाव का काल 1560 से 1562, और इस काल को ही किस नाम से जाना जाता है? पेटीकोट प्रथा, पेटीकोट शासन। साया को आप लोग क्या कहते हैं? महिलाएं पहनती है पेटीकोट, इसे कहा गया पेटीकोट शासन। और वास्तविक शासक के रूप में शासन का काल 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध लड़ रहा था। वहीं बैरम खां के संरक्षण में 1526 ईस्वी में कल्लानौर के किले से अकबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहा? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कल्लानौर के। और पूछे जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह कौन बना, तो सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बना था अकबर, लेकिन सबसे कम उम्र में बादशाह बना था कौन? बाबर। लेकिन बाबर क्या था? अपने देश में बना था। यहाँ मुगल मुगल का बादशाह जो था वो कौन बनाया था? आपका अकबर बना था, ठीक है ना? आइए 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां की देखरेख में शासन करता रहा। उसने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। खान ए खाने का पद खान और सम्राट के मध्य सृजित किया गया था। अकबर ने एक नया पद खान ए खाना को बनाया था। बैरम खां के बाद उसका पुत्र अब्दुल रहीम इस पद पर बैठा। बैरम खां शिया संप्रदाय से संबंधित था तथा उसने 4 वर्ष में सभी शक्तिशाली सरदारों का सफाया कर दिया जो सुन्नी संप्रदाय के थे, ठीक है। और बैरम खां का संरक्षण काल में अकबर ने कई विद्रोहों का दमन किया। इसी अवधि में सबसे महत्वपूर्ण सफलता पानीपत का दूसरा युद्ध था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया साथियों? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ठीक है ना? और इसमें कौन था? तो अब मोहम्मद आदिल शाह सूर का वजीर और सेनापति हेमू दिल्ली की अधिकार कर विक्रमादित्य की एवं विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। और ये कितने नंबर के विक्रमादित्य बन गए थे? तो 14वें नंबर के विक्रमादित्य बन गए थे। 14वें नंबर का आपको बताए थे कि कुल 14 विक्रमादित्य हुआ। और हेमू ये आखिरी हिंदू शासक था जो कि ट्राई किया था सत्ता में आने का, लेकिन बेचारा क्या हुआ? आ नहीं पाया और बुरी तरह से हार गया। वो भी आप लोग देखे ही होंगे, जोधा अकबर, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला वह भारत का 14वां शासक था। संभवतः वह अंतिम विक्रमादित्य उपाधि लेने वाला शासक था। बैरम खां के प्रभाव एवं शक्ति में वृद्धि होने से अकबर के संबंधी एवं कुछ अमीर वर्ग, एक दरबार वर्ग ने उसके विरुद्ध अकबर के कान भरे। अकबर ने भी अपनी उम्र में वृद्धि के साथ इससे महसूस किया। बाद में बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। तिलवारा के युद्ध में अकबर ने उसे पराजित कर दिया और बैरम खां को हज यात्रा के लिए मक्का जाने को कहा। और मक्का जाते हुए रास्ते में उसे एक अफगान ने क्या किया? बैरम खां की हत्या कर दी। मक्का जाते हुए अफगान मुबारिज नामक मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी।
मुबारक खां के पिता की मृत्यु मच्छी बारा के युद्ध में हुआ था। वह बैरम खां को अपने पिता की हत्या का दोषी मानता था। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। बैरम खां की विधवा थी, नाम क्या था? सलीमा बेगम। विवाह कर लिया। बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को अपनाया। अब्दुल रहीम को खाने खाना का पद भी बैठाया। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर अपनी धाया महामंगा के प्रभाव में आ गया। वो अपने पुत्र अदम अदम खां तथा पुत्री जीजी अनंगा के सहयोग से शासन करने लगी। इस शासन तंत्र को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई है। पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई है। 1562 ईस्वी में अकबर महांगा के प्रभाव से मुक्त हुआ और इसी पर्दा शासन पेटीकोट सरकार का पतन हो गया। अदम खां अदम खां को अकबर ने महल में छत से फेंकवा दिया। माना जाता है कि जीवित बचे रहने पर अदम खां को दोबारा छत से नीचे फेंकवाया गया था। अदम खां की मृत्यु के शोक में महामंगा की भी मृत्यु हो गई और 1562 ईस्वी के बाद काल अकबर के साम्राज्य विस्तार का काल था। यद्यपि उसने पर्दा शासन के दौरान ही मालवा और चुनार को क्या किया था? जीत लिया था। ठीक। मालवा का शासक बाज बहादुर पराजित हुआ था। मालवा का शासक इस समय कौन था? बाज बहादुर। उसकी पत्नी रूपमती ने जहर खा लिया था। बाज बहादुर व रूपमती की समाधि कहाँ है? समाधि उज्जैन में। 1562 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक अकबर ने राजपूतों के लगभग सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। राजपूत राज्यों में सबसे पहले उसने आमेर और मेरता को जीता और उसके बाद मेवाड़ और चित्तौड़ को जीता। मेवाड़ चित्तौड़ के शासक उदय सिंह और कुछ सहयोगियों के साथ भाग निकला और इसी उदय सिंह ने उदयनगर की स्थापना की। कर्नल टाट ने उदय सिंह के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था, मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता यदि वहां का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम कभी अंकित न कर पाता। अभी अंकित ना कर पाता। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसलिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मोस्ट फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे। हल्दी घाटी युद्ध में बाद महाराणा प्रताप ने छबंद चबार को अपनी राजधानी बनाया तथा अकबर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1569 में रणथंबोर और कालिंजर को जीता, किंतु अकबर ने रणथंबोर के शासक सुरजन राय और कालिंजर के शासक रामचंद्र को अपनी अधीनता का शासन करने लगा, अर्थात उसके राज्य को उसने नहीं छीना। अकबर के समय में मुगलों की राजधानी आगरा थी, उसे फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इसको क्या कर रहा था? डेवलप कर रहा था। आगरा से कुछ ही दूर पर है। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण विजय गुजरात विजय थी। गुजरात को अकबर ने कब जीता? 1572 ईस्वी में जीता। इसी अभियान में अकबर ने सर्वप्रथम किसका दर्शन किया था? समुद्र का। आपको बताए थे कि एक और शासक जो है वो समुद्र का दर्शन करता है और वो शासक कौन था? बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी। ओके। अकबर के गुजरात अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी को में क्या किया? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। गुजरात अभियान के बाद अकबर ने क्रमशः बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान और कंधार को जीत लिया। 1576 में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत के अंतिम अफगान शासन का अंत किया। अकबर ने 1581 में काबुल पर अधिकार करके अपनी सौतेली बहन बस्तुनिसा, काबुल के शासक हकीम मिर्जा की बहन को काबुल का गवर्नर बनाया। संपूर्ण उत्तर एवं उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतने के बाद अकबर ने दक्षिण राज्यों को जीता। अकबर के दक्षिण विजय का उद्देश्य था एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना। अकबर की दक्षिण भारत के मुख्य विजयों के अंतर्गत खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता था। 1591 में खानदेश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। खानदेश को क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार। 1597 से 1600 के बीच दक्षिण भारत में अहमदनगर की विजय क्या थी? महत्वपूर्ण विजय थी। अहमदनगर के शासक बहादुर शाह की संरक्षिका चांद बीबी को पराजित करने में अब्दुल रहीम खाना तथा शाहजादा मुराद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चांद बीबी कहाँ की थी? शासिका। क्वेश्चन आता है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी जो है ये अहमदनगर की शासिका थी, अहमदनगर। और ये अहमदनगर अभी वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस जीत के बाद अहमदनगर की संधि हो गई थी और खान देश का शासक अली खां मुगलों की ओर से लड़ा था। अहमदनगर की संधि के परिणाम स्वरूप बाबर करार का प्रदेश तथा बहुत सारी भेंट अकबर को प्राप्त हुई। साथ ही यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुगल सर्वप्रथम इस युद्ध में मराठों के संपर्क में आए थे। अंततः 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीता और अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था। इसे सोने की कुंजियों से खोला था। अकबर के समय कुछ प्रमुख विद्रोह हुए। 1564 ईस्वी में पहला विद्रोह उजबेगों का विद्रोह हुआ। 1586 में अफगान बलूचियों के विद्रोह में बीरबल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1586 में। इस विद्रोह को दरबाने कौन गया था? बीरबल गया था। और 1599 ईस्वी में शाहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ विद्रोह किया था। शाहजादा सलीम ने 1599 में विद्रोह कर इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया। सलीम के इशारे पर ही
ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1605 को पेचिश से परेशान अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु किससे हुई? पेचिश से हुई। 25 अक्टूबर 1605 को स्मिथ 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 ने अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा को इनफिलिबिलिटी ट्रिकी अर्थात धर्म के मामले में सर्वोच्च आदेश कहा था। अकबर का दीन इलाही या तौहीद इलाही उसके सुलह कुल विचारधारा का परिणाम था। इसे नवीन धर्म कहने की जगह सभी धर्मों का सार कहना अधिक उचित होगा। अकबर के इबादत खाना को धर्म संवाद से परिणित करने के बाद इसमें सभी धर्मों के विद्वान आमंत्रित किए थे। हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम, जैन धर्म के थे हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, विजय चंद्र सूरी और चंद्रसेन इत्यादि, और पारसी धर्म के थे दस्तूर महाराजी राजा, और ईसाई धर्म के सेंट एका वीवा और मनोसरा। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, जिसे अकबरनामा ये हुआ आईने अकबरी की रचना की। दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? महेश दास, जिसका मूल नाम क्या आप लोग किस नाम से उसे जानते हैं? बिरबल के नाम से। दीन इलाही में दीक्षा रविवार को दी जाती थी और दीक्षित व्यक्ति अल्लाह अकबर की घोषणा करता था। दीन इलाही का स्थापना के बाद 1583 में अकबर ने इलाही सम्मत की शुरुआत की थी। तो इलाही सम्मत की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1583 में, और जो उससे पहले है अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। और ये 1583 में दीन इलाही धर्म की स्थापना और 1583 में जो है दीन इलाही सम्मत की स्थापना की थी। ठीक है। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान एवं पबोस जैसी परंपराओं को आरंभ किया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु रामदास को भेंट की और उसकी पुत्री को कई गांव दिए और इसी जमीन पर कितना बीघा दिया था? 500 बीघा जमीन दिया था। 500 बीघा। और इसी 500 बीघा जमीन पर बाद में जो हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। नींव कौन रखा था स्वर्ण मंदिर का? नींव तो हजरत मियां मीर ने रखा था। और स्वर्ण परत कौन चढ़ाया थे? तो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाया था। ठीक है। सर्वप्रथम अकबर के दरबार में जूसाइट मिशन के ईसाइयों के समूह का आगमन हुआ, जो अकबर के दरबार में कुल 3 बार आए। ओके। और एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ छूट गया हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अकबर ने जो है दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगा दिया था? तो अकबर ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगा दिया था साथियों? 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था? 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ओके। हो सकता है कहीं आए, लेकिन यहाँ नहीं, हम बता देते हैं। और 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? अकबर ने। ओके साथियों। और 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त किया था। 1564 में तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कहता अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी था। उसकी धार्मिक उदारता इस प्रकार की थी कि उसने भारत में सुन्नी और ईरान में शिया के रूप में जाना जाता। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, जो पहले ग्वालियर में रहता था। अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? अकबर के कला प्रेम को संगीत एवं चित्रकला के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, परंतु स्थापत्य के क्षेत्र में उसका योगदान को निम्नलिखित संरचना। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति पर है। किसने बनाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का शाही महल, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न कौन थे? तो अकबर के दरबार में ये नवरत्न रहते थे। और ये नवरत्न अकबर के दरबार में रहकर क्या करते थे साथियों? ये अकबर के दरबार में रहकर अकबर के कामों में क्या करते थे? उसका योगदान देते थे। इन नवरत्नों में कौन था? आपका बीरबल, जिसका मूल नाम क्या था? महेश दास। अबुल फजल टोडरमल मुख्य राजस्व अधिकारी था। उसके बाद फैजी जो है विद्वान था। तान से संगीतकार। मान सिंह युद्ध लड़ता था। अब्दुल रहीम खाना की उपाधि थी। मुल्ला दो प्याजा ये रसोइये का हेड था। और हकीम हुक्म जो कि क्या था? बहुत अच्छा इलाज करता था। कोई से कहता है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है ना। आइए, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि था और अकबर के अनुवाद विभाग का प्रमुख था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजब नवा, जिसे बदायूं नकीब खां और अब्दुल कादिर ने अनुवादित किया था। पंचतंत्र का फारसी बादाम अनुवाद अनवर सादत के नाम से अबुल फजल ने किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था,
जिसे उसने श्री कलम की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है 66 में कि अब्दुल ने किस चित्रकार को श्री कलम की उपाधि दी थी? श्री कलम। तो श्री कलम की उपाधि किसके दी थी? अब्दुल समद को। किसको दिया था? अब्दुल समद। अब्दुल समद एक क्रिकेटर भी है, हैदराबाद की तरफ से खेलता है। तो आप लोग जब उसको देखिए तो समझ जाइए यार ये वही है श्री कलम वाला, ठीक है ना। दसावन एवं बसावन अन्य चित्रकार थे। ये भी क्वेश्चन आया है, दसवंत और बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार के। क्योंकि आपको चित्रकारी में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिएगा। चित्रकारी में दो गो का नाम याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चित्रकारी से प्रेम था सलीम को, जहांगीर को, और दूसरे नंबर पर प्रेम था किसको? अकबर को। बाकी किसी भी मुगल बादशाह को चित्रकारी में खूब ज्यादा दिलचस्पी नहीं था। अकबर को सिकंदरा के निकट दफनाया गया। अकबर कालीन और सिकंदरा के निकट दफनाया गया था, तो खोखर जाटों ने बाद में अकबर का लाश निकाल के इसे जला भी दिया था। अकबर कालीन सिक्के चांदी, तांबा और सोने के थे। उसके समय के कुछ प्रमुख सिक्के थे जजाली, चकोर रुपये के बराबर, तराब रुपये का 1/2 भाग। उसके बाद क्या कहता है? चर रुपये का 1/4 भाग, और अष्ट रुपये का 1/8 भाग, और काला रुपये का 1/6 भाग। ठीक। और आइए सूफी रुपये का 1/20 भाग। दाम और जीतल तांबे के सिक्के थे। दाम और जीतल तांबे के सिक्के थे जो सतत काल में प्रचलन। जलाली और रुपया चांद के सिक्के थे, इलाही दिनार। ठीक। और अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो ये लगता है छूट गया है। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो हर विजय सूरी को। हर विजय सूरी को दी थी, ठीक ना। ये याद रखिएगा, हर विजय सूरी को अकबर ने क्या किया था? जगत गुरु को उपाधि दी थी। और मालवा के शासक रावचंद्र सेन अकबर से कभी हारे नहीं थे। ये सब उसे तुझके बाबरी का अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अथर्ववेद का अनुवाद कौन किया? हाजी इब्राहिम शेर हिंदी ने। लीलावती का अनुवाद किया फौजी ने। राज तरंगनी का अनुवाद किया किसने? राज तरंगनी। अच्छा, एक ही बार सीधे नीचे चल गया। चलिए। ओ मेरे, अच्छा चलिए चलिए चलिए। राज तरंगनी का अनुवाद किसने किया था? कलहन ने। राज तरंगनी की रचना किसने की थी? कलहन ने। और इसका अनुवाद किया था मुल्ला शाह अहमद ने। हरिवंश पुराण मौलाना शरीफ ने। पंचतंत्र का अबुल फजल ने। नल दमयंती का फैजी ने। भगवतिया का किसने? फैजी ने। और कालिया दमन का अबुल फजल ने। कालिया दमन यार दानिश के नाम से। अब आइए अकबर के बाद इसके बाद इसका बेटा, जिसको ये प्यार से क्या बुलाता था? सलीम। बचपन का नाम क्या था इसका? जहांगीर का। सलीम नाम था। जन्म कब हुआ था? 1569 में हुआ था, ठीक ना। फतेहपुर सीकरी में। कहा हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। कहा हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और सलीम इसका गुरु था। सलीम किसके गुरु थे? तो अकबर के गुरु थे। और सलीम शेख सलीम चिश्ती, और उसी के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। और चीफ इंस्पेक्टर था अब्दुल रहीम खान खाना। और 1585 में मानबाई से शादी किया। जहांगीर की आदतों से परेशान होकर क्या किया था? मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। इसकी माँ कौन थी? मानबाई। जो इसकी आदत से परेशान होकर आई, पूरा एकदम क्या था? ओरिजिनल राजकुमार वाला कैटेगरी का आदमी था। कौन? जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर की उपाधि लेकर सम्राट बना। उसने अकबर द्वारा विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें उसने शांति और सुव्यवस्था कायम रखने में सफलता पाई। जहांगीर कालीन मुगल शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत तुझके जहांगीरी है, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे जहांगीर ने क्या किया था? खुद लिखा था। तुझके जहांगीरी को किसने? जहांगीर ने खुद लिखा था। क्योंकि ये जहांगीर भी क्या था? पढ़ा लिखा था। अकबर ने बाद में बेचारा पढ़ लिख लिया होगा क्या, लेकिन ये बेचारा लिख रहा था तुझके जहांगीरी। लेकिन ये मर गया, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था तुझके जहांगीरी, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि तुझके जहांगीरी जो बचा हुआ था उसे पूरा किसने किया? तो तुझे पूरा क्या था? मोतविंद खान ने। किसने पूरा किया था? मोतविंद खान ने पूरा किया था, ठीक ना। और पूरा करने वाले लेखक अच्छा यहाँ दे ले है, मोतविंद खान और मोहम्मद हादी। जहांगीर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। और जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती की कुटिया। पिता था अकबर। माता थी मरियम उजमानी, राजा भारमल की पुत्री। और पत्नी थी मानबाई जगत गोसाई जोधाबाई नूरजहां। तो याद रखिएगा ये जोधाबाई। गुरु एवं संरक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की प्रथम पत्नी मानबाई थी, जिसे उसने शाह बेगम की उपाधि दी थी। मानबाई जयपुर के शासक भगवान दास की पुत्री थी। इस प्रकार वह मान सिंह की बान थी।
मान सिंह से जहांगीर का पुत्र खुसरो हुआ, मान सिंह से जहांगीर का पुत्र खुसरो हुआ, जिस खुसरो का बाद में क्या करता है जहांगीर, दोनों आंख निकलवा लेता है। ठीक है। जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई, जहांगीर की जोधाबाई थी, इससे पुत्र खुर्रम शाहजहां शाहजहां की जन्म हुआ। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। ठीक है। और यह राजपुताना के मोटा राजा उदय की पुत्री थी। जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां थी, इसका वास्तविक नाम क्या था, मेहरू निशा। नूरजहां के पिता क्या थे, गयास बेग थे। क्या थे, कौन थे नूरजहां के पिता, गयास बेग। ओके। गयास बेग को जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, एतमादुल्ला की। नूरजहां की माता असमत बेगम मित्र की आविष्कारक थी। नूरजहां का भाई आसफ खां था। नूरजहां का दामाद सैयार जहांगीर का पुत्र था। सैयार क्या था, जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां का प्रथम पति अली कुली बेग अफगान शासक था, जिसे जिसको मारकर किसने किया, मारकर शादी कर लिया था, कौन, जहांगीर। कहा जाता है जहांगीर एक बार बगीचे में घूम रहा था, तो देखा नूरजहां को, बुला रहे ये खूबसूरत महिला कौन है, बोला इस ये तो शादीशुदा है हुजूर, तो बोला इसके पति को निपटा दो। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के बाद 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया, जो मान बाई का क्या था, पुत्र। खुसरो को पांचवें गुरु सिख गुरु अर्जुन देव ने सिर्फ आशीर्वाद दिया था साथियों, और इसी आशीर्वाद देने से जहांगीर क्या हुआ, क्षुब्ध हो गया, और गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। और यहीं से जो है मुगल और ईसाई सिख के बीच में क्या होता है, द्वंद्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। आशीर्वाद प्राप्त किया तथा मान सिंह मेवाजी कोका का समर्थन। जहांगीर ने अर्जुन देव को का फांसी पर चढ़ा दिया, और भेरवाल के युद्ध में खुसरो को पराजित कर उसे अंधा बना दिया, और बाद में उसकी हत्या कर दी। पिता के खिलाफ सर्वप्रथम मुगल शासकों में सलीम अर्थात जहांगीर ने विद्रोह किया, जिसे अकबर ने दबा दिया था। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई, और इसी कारण शासक बनने पर उसने वीर सिंह को 3000 का मानसब प्रदान किया। जहांगीर में अकबर की तरह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नहीं थी, यद्यपि उसके समय योग्य सेनापति की कमी नहीं थी। अकबर के समय के 15 सूबे प्रांत थे जो जहांगीर के समय में बने रहे, अर्थात जहांगीर ने नए राज्यों को नहीं जीता। दक्षिण भारत में अहमदनगर को पूरा जीतना जहांगीर काल की मुख्य सफलता थी। इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, खुर्रम की थी। खुर्रम ने अहमदनगर के सेनापति मलिक अंबर को पराजित किया, और जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी। किसे, खुर्रम को। शाहजहां मतलब होता है पूरे जहां का मालिक। खुर्रम को अहमदनगर जीतने में काफी कठिनाइयां हुई। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध अपनाई अपनाई जिसका सूत्रपात मुगल काल में सर्वप्रथम महाराणा प्रताप ने किया था। ठीक है ना। और बाद में शिवाजी ने भी इसे बनाया। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह किया, जिसे सेनापति महाबत खां ने दबा दिया। बाद में 1626 ईस्वी में महाबत खां ने भी विद्रोह किया, जिसे दोनों ने मिलकर दबाया। जहांगीर न्यायप्रिय था, उसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी, और जिसमें 60 घंटियां थी। माना जाता है कि उसने दरबारियों एवं महारानियों को भी प्रजा के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए सजा दिए। जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु उदार था। उसके नेतृत्व 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया तथा राखी बंधवाई। दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाजत दी गई। अकबर की तरह गौ हत्या पर निषेध जारी रखा। श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज बनाया। सूरदास की संरक्षण दिया, जिसने सूर सागर और सूर लहरी की रचना की। सूरदास और ईसाई धर्म से काफी प्रभावित था। राजकुमारों की शिक्षा का प्रबंध उन्हीं की देखरेख में किया गया था। ठीक। जहांगीर के कुछ कार्य इस्लाम कट्टरता के पक्ष में भी रहे। संभवतः उसने कई कार्यों में दरबारी एवं उलेमाओं वर्ग का समर्थन लेने का क्या किया, प्रयास किया। आइए आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। तथा राजौरी के हिंदुओं को मुस्लिम लड़कियों से विवाह करने के कारण दंड दिया गया। तो उसने कांगड़ा विजय के बाद गाय कटवाया। कांगड़ा विजय के बाद जहांगीर ने क्या करवाया, गाय कटवाया। अजमेर में बड़ा मंदिर में मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। अजमेर के बड़ा मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। पुर्तगालियों से युद्ध के समय सभी चर्च बंद करवा दिए। जैनियों से नाखुश होकर उन्होंने गुजरात से निकल जाने को कहा। अनारकली की लाहौर में सुंदर कब्र बनवाई। अनारकली की लाहौर में क्या बनवाया, सुंदर कब्र। अनारकली कौन थी, सलीम की अनार चकली डिस्को चली। अनारकली सलीम की क्या थी, गर्लफ्रेंड थी। जहांगीर के शासन काल में 1608 से 1611 में हॉकिंस, कौन, 1608 से 1611 में हॉकिंस जो है ये कहाँ आया था, और 1615 से 19 में सर टॉमस रो ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत में रहे। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। कितने सौ का मनसब, 400 का मनसब दिया। और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के निकट शाहदारा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। आइए, और हम लोग एक चीज याद रखेंगे, जहां ये जो शाहजहां था ना, ये पूरी तरह किसके प्रभाव में था, नूरजहां।
और नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। कौन थी? अभी हम लोग पढ़े ही असमत में भी इत्र का जो आविष्कार है इसने किसने किया था? वही असमत बेगम। और इसी असमत बेगम की जो थी क्या थी? भतीजी थी। भतीजी थी, पुत्री तो थी नूरजहां, लेकिन भतीजी कौन थी पता है आपको? गेस कीजिए साथियों। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग एकदम बिल्कुल, मुमताज महल। मुमताज महल। और ये मुमताज महल जो है यही असमत बेगम की बनाई हुई एकदम क्या करती थी? इत्र लगाती थी, जिससे शाहजहां इसके ऊपर क्या था? लट्टू था। और इसी के प्यार में इतना पागल था कि 16वां बच्चा पैदा करते हुए शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि बोलते हैं कि मेरे या आप हमसे कितना प्यार करते? तो बोले इतना जितना कोई किसी से नहीं करता हो। कहता ऐसा निशानी बनाइए कि पूरा विश्व उसे देखता ही रह जाए। और बेचारा क्या क्या शाहजहां फिर लग गया अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुमताज से प्यार करता था, उसकी और सारी भी पत्नियां थी, लेकिन फिर भी। तो शाहजहां कब शासक बनता है? 1627 में शासक बनता है। और कब तक रहता है? 1658 तक रहता है। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खुर्रम उर्फ शाहजहां अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि लेकर सम्राट बना। शाहजहां संबंधित पूरा नाम, पूरा प्रारंभिक नाम क्या था? खुर्रम। जन्म 5 जनवरी 1592 हुआ। जन्म स्थान लाहौर। पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई, पत्नी अंजुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज महल, और ससुर आसफ खां। आसफ जहां या आसफ खां, यही कौन थी? असमत खां की भाई भाई था। ये कौन था? भाई। ठीक है। शाहजहां का आरंभिक नाम खुर्रम था। अहमदनगर अभियान के बाद उसे शाहजहां की उपाधि मिली। इस अभियान में उसने दक्कन की लोमड़ी कहे जाने वाले मलिक अंबर को हराया था। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता था? मलिक अंबर को। तो मलिक अंबर को किसने हराया? शाहजहां ने हराया। याद रखिएगा, मलिक अंबर को किसने हराया? शाहजहां ने हराया। ओके, आइए आगे। प्रारंभ में नूरजहां के गुट में शामिल था, लेकिन आसफ खां की पुत्री से विवाह करने के बाद इसे नूरजहां का समर्थन प्राप्त होना बंद हो गया। इस प्रकार शाहजहां ने को सिंहासन प्राप्त करने हेतु थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसमें उसे अपने ससुर आसफ खां का सहयोग मिला। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय शासन के प्रमुख दावेदार सैयार गुरसप्पे और होशंकर दीन दनियाल का पुत्र आदि थे। इसका कत्ल करने के बाद उसे शासन की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि शाहजहां ने जब विद्रोह किया, अपने सभी भाइयों को क्या किया? पहले मना लिया। इसके भाई कौन थे? दारा शिको और औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। इसके बच्चे होंगे? शाहजहां के बच्चे होंगे, जिसके बीच में बाद में भयंकर संघर्ष होगा। 1628 में दावार बख्श के को समाप्त कर वह आगरे के सिंहासन पर बैठा। और 1607 में जहांगीर ने शाहजहां को 8,000 जात और 5,000 सवार का वंश प्राप्त किया। शाहजहां का विवाह 1612 में अफसफ जहां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से हुआ, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहां ने अंजुमन बानो बेगम को मलिका ए जामनी की उपाधि प्रदान की। मुमताज के 14 बच्चे, 14 बच्चों में से 7 जीवित बचे, जिसमें 4 क्या थे? पुत्र, और 3 क्या थी? पुत्रियां। और पुत्रियां का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। ठीक ना? पुत्रियां थी 4 पुत्रियां। देखिए 4 पुत्र के नाम दिए हुए हैं, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। और 3 पुत्रियां में थी जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। तो जहां आरा से क्या था? पूरा नजदीकी था किसका? शाहजहां का। शाहजहां को प्रारंभिक सफलता 1614 में प्राप्त हुई। उसने इस समय मेवाड़ को जीता। शाहजहां के शासन प्राप्त करने के बाद आसफ खां को 7,000 जात और 7,000 सवार का मनसब प्रदान किया गया तथा वजीर का पद भी प्रदान किया। बहावत खां को 7,000 जात और 7,000 सवार के मनसब के साथ खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई। शाहजहां के शासनकाल के 2 महत्वपूर्ण विद्रोह थे। 1628 में बुंदेला नायर जुझार सिंह का विद्रोह हो गया और अफगान शासक खान जहां लोधी का विद्रोह। शाहजहां ने औरंगजेब को भेजकर जुझार सिंह के विद्रोह को दबा दिया तथा ओरछा में देवी सिंह की शासक ने नियुक्त किया। हालांकि देवी सिंह द्वारा भी बाद में विद्रोह किया गया। शाहजहां ने पुर्तगालियों को उद्दंडता के कारण 1632 ईस्वी में उन्हें पराजित किया तथा हुगली से बाहर कर दिया। लेकिन पुर्तगाली जाकर कहां छिप जाते थे? जब भी फलूटा द्वीप पे। और इसीलिए तो औरंगजेब ने कहा था पुर्तगालियों को हम क्या कर सकते हैं? जमीन पे तो हरा सकते हैं, लेकिन पानी में उसको कौन हराएगा? पानी में उसका पीछा कौन करेगा? शाहजहां का सिख गुरु हरगोविंद से विवाद हुआ, जिसके कारण एक शाहीबाज पक्षी का गुरु के खेमे में चले जाना था, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया। यह घटना बाज प्रकरण से नाम से प्रसिद्ध। मतलब बाज जो है उड़ के चला गया था और फिर आ ही नहीं रहा था, तो
जहांगीर गया, शाहजहां गया जबरदस्ती लाने, लेकिन गुरु ने नहीं दिया। 1632 में बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों के साथ संधि हुई। मुगल शासकों में शाहजहां ने ही सर्वप्रथम मध्य एशियाई राज्य बल्ख पर 1645 से 1647 में अभियान किया, हालांकि सफलता प्राप्त नहीं हुई। शाहजहां के समय में 18 मुगल सूबे प्रांत थे। शाहजहां कश्मीर, ठट्ठा और उड़ीसा के 3 नया प्रांत बनाया, जो पहले करबसा लाहौर, फिर क्या कहता मुल्तान और फिर बंगाल सूबा में सम्मिलित था। शाहजहां के समय में एक महत्वपूर्ण अभियान गोलकुंडा का अभियान था, जिसके उपरांत उसे मीर जुमला की सेवा प्राप्त हुई। किसकी? गोलकुंडा का अभियान के उपरांत इसके किसकी मीर जुमला का सेवा प्राप्त हुई। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सैयद। क्या नाम था? मोहम्मद सैयद। वह एक फारसी व्यापारी था और गोलकुंडा का वजीर। फारसी व्यापारी और गोलकुंडा का क्या था? वजीर था। कौन? मीर जुमला। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। कौन सा हीरा भेंट किया? कोहिनूर हीरा भेंट किया। शाहजहां के स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी और इसलिए शाहजहां काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। ठीक है ना? उसने 1662 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। 1658 औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया? अपने बाप को आगरे के किले में कैद कर दिया और किस के साथ? वही कोहिनूर हीरा से बने राज सिंहासन, जिसका नाम क्या था आपका? तख्ते ताऊस। तो तख्ते ताऊस के साथ इसे क्या किया? आगरे के किले में बंद कर दिया और दारा सिखों को अपना, लेकिन शाहजहां ने तो दारा सिखों को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। दारा सिखों को किस नाम से जाना जाता था? लघु अकबर के नाम से। लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये उदार था। इसी को उसने क्या बना दिया था? अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन औरंगजेब इसे हरा देगा। आगरा के किले में 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। बंदीगिरी में उसके साथ उसकी पितरी कौन रही थी? जहां आरा रही थी। तथा शाहजहां प्रारंभ में इस्लाम का पक्षधर था, क्योंकि राजपूत कन्या का पुत्र होने के कारण वह स्वयं को दरबारी वर्ग में उलेमाओं वर्ग के समक्ष क्या साबित करना था? सच्चा मुसलमान सिद्ध करना चाहता था। बाद के वर्षों में दारा सिखों और जहां आरा के प्रभाव में शाहजहां धार्मिक सहिष्णु हो गया। शाहजहां के तख्ते ताउस रजत रत्न जड़ित सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा था। औरंगजेब क्या कहता है? औरंगजेब ने लड़ा उत्तराधिकार का युद्ध। और औरंगजेब जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है तो लड़ते 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 1658 ईस्वी में जाकर क्या बनता है? शासक बनता है और 1707 में मरता है। तब तक औरंगजेब जो है पूरा भारतीय राज्य को क्या करता है? एकदम तबाह कर देता है। ठीक है। आइए औरंगजेब के बारे में एक दो तथ्य जान लेते हैं। औरंगजेब जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था तो सबसे पहले 1658 में औरंगजेब का कौन सा युद्ध लड़ा? तो 16 बहादुरपुर का युद्ध लड़ा। कहाँ का युद्ध लड़ा? बहादुरपुर का युद्ध औरंगजेब और किसके बीच में हुआ था? शाह शुजा के बीच में। औरंगजेब तो सब में रहेगा और यहाँ था क्या चीज? शाह शुजा। शाह शुजा को हरा दिया औरंगजेब। उसके बाद फिर 1658 में गया। 1658 में ही धर्मत का युद्ध लड़ा। धर्मत का युद्ध, और धर्मत के युद्ध में दारा सिखों को हराया। दारा सिखों को। फिर 1658 में सामूगढ़ का युद्ध लड़ा, उसमें भी दारा सिखों को हराया। और जब दारा सिखों को इस बार हराया तो उसको उसका कत्ल करके उसके सिर को काट के घोड़े पर लाद के पूरा दिल्ली में घुमाया था। कौन? औरंगजेब। और 1659 ईस्वी में खाजवा का युद्ध में इसने शाह शुजा को भी हरा दिया और पूरी तरह से क्या किया। और फिर 1659 में देवराय का युद्ध और फिर 1659 में राज्याभिषेक करवाया लाल किले में। तो 1658 में ही राजा बन गया, लेकिन इसने अपना राज्याभिषेक लाल किले में कब करवाया? 1659 ईस्वी में करवाया राज्याभिषेक लाल। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहांनामा की रचना किसने की थी? इनायत खान ने लिखी थी। औरंगजेब, औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था? आलमगीर। क्या नाम था? आलमगीर नाम था। और इसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर, क्योंकि ये इस्लाम को क्या करता था? कट्टरता से फॉलो करता था। औरंगजेब महान मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था, क्योंकि औरंगजेब मृत्यु अर्थात 1707 ईस्वी के बाद मुगल का पतन आरंभ हो गया। इसलिए बाद में मुगल शासक उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाए। औरंगजेब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पूरा नाम था मोहिउद्दीन और मोहम्मद औरंगजेब। जन्म 1658 ईस्वी। जन्म स्थान देहात उज्जैन। पिता शाहजहां, माता अंजुमत बानो बेगम मुमताज महल, पत्नी दिलरास बानो बेगम, रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी ने इसे कहा था कि मेरे लिए भी क्या बनाओ? ताजमहल। बेचारा क्या किया? बीबी का मकबरा बनाया। बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल की क्या कहा जाता है? भद्दी कॉपी कहा जाता है।
भाई दारा सिको, सास शुजा, औरंगजेब, मुराद और बहन जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। 1657 ईस्वी में शाहजहां ने बीमार पड़ने पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसका कारण था शाहजहां द्वारा दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित करना। औरंगजेब अपने सभी भाइयों में शक्तिशाली था, उसने शाहजहां को आगरे के किले में बंद कैद कर लिया और भाइयों को युद्ध में पराजित किया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र के मध्य उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुए। आइए, अच्छा युद्ध तो दिया हुआ है। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 को। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। सब में कौन जीतेगा? औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध 1500 और सामूगढ़ का युद्ध में कौन हारा था? तारा टिको, ठीक है। हज खंडवा का युद्ध 5 जनवरी 1559 में। ओके, और इसमें कौन हारा था पूरी तरह से? शाह शाह शुजा। कौन हारा था? शाह शुजा हारा था। और देवराय का युद्ध कब हुआ? तो देवराय का युद्ध हुआ फिर, और इसमें दारा सिकों की पूरी मृत्यु हुई थी। दारा सिको, ठीक है ना। तो बहादुरपुर का युद्ध शाह शुजा और शाही सेना के बीच लड़ा गया था। दारा सिको की ओर से शाही सेना में सुलेमान सिको एवं जय सिंह के नेतृत्व में किया था। बाद में ही क्या किया? पहले तो सबसे पहले शाह शुजा विद्रोह किया। शाह शुजा हार गया तो औरंगजेब ओकरा अपना पार्टी में मिला लिया और तीनों युद्ध में उसका मदद ले लिया और बाद में उसको खंजवा के युद्ध में हरा दिया। मतलब पहले भाई का यूज किया और फिर भाई को मार दिया, ठीक है ना। धर्मत के युद्ध का उज्जैन से 14 मील दूर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और शाही सेना के बीच हुआ। शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह एवं कासिम खान ने किया। इस युद्ध में शाही सेना पराजित हुई। उल्लेखनीय है कि धर्मत के युद्ध में पराजित होकर जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो रानी ने उन्हें किले में घुसने नहीं दिया। सामूगढ़ का युद्ध भी औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना और शाही सेना के मध्य हुआ। यह युद्ध निर्णायक था। औरंगजेब की सेनापतित्व में शाही सेना पराजित हुई और क्या हुआ? और सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों का विश्वासघात एवं औरंगजेब का योग्य सेनापतित्व था। खंडवा का युद्ध में औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया। इलाहाबाद के निकट खंडवा में शुजा पराजित हुआ। शुजा अराकान भागा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। देवराय के युद्ध में और उत्तराधिकार संबंधी अंतिम युद्ध माना जाता है। अजमेर के निकट देवराई घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंतिम रूप से क्यों दारा पराजित हुए? देवराय के युद्ध में दारा सिको पराजित हुआ। न्यायाधीश की एक अदालत ने उसे मृत्युदंड दिया। उसके शव को शहर में घुमाकर हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया, ठीक है। बर्नियार दारा सिको के साथ हुए इस अपमान का जनक व्यवहार का प्रत्यक्षदर्शी था। कौन? बर्नियर। दारा सिको मुमताज का सबसे बड़ा पुत्र था। यह सूफी संत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सूफी सिलसिला में दारा किस संप्रदाय को मानता था? तो कदरिया संप्रदाय को मानता था। किस संप्रदाय को? कादरी परंपरा को मानता था। इसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु कादरी थे। और संत मुल्ला शाह था। इतिहासकार लेनपुर ने इसे क्या कहा है? तो लघु अकबर ने कहा है। लेनपुर ने इसे क्या कहा है? लघु अकबर ने। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने इसे किसकी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की। दारा सिको विद्वान था। इसने भगवत गीता और योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किया। 52 उपनिषदों का सिरे अकबर के नाम से भी फारसी में अनुवाद किया। दारो सिको की प्रसिद्ध रचना क्या थी? मजमुल बहरीन है, जिसका अर्थ है दो समुद्रों के संगम। दो समुद्र यानी हिंदू और मुस्लिम। उत्तराधिकार के समय औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर था। औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का वायसराय बनाया गया था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसके राजतत्व के सिद्धांत को इस्लाम का राजतत्व का सिद्धांत कहा जाता है। 1658 ईस्वी औरंगजेब अबुल मुजफ्फर आलमगीर उपाधि लेकर अपना राज्याभिषेक करवाया। क्या चीज? अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि के साथ क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया तथा उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद अपना दूसरा राज्याभिषेक। तो कहता है कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? वो था आपका आलमगीर प्रथम या औरंगजेब। इस प्रकार औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कितने बार करवाया? 2 बार। लेकिन 2 बार राजा कौन बना था? तो हुमायूं। लेकिन राज्याभिषेक कौन करवा रहा है? औरंगजेब। याद रखिएगा साथियों, राजा के पद की वैधता को रखने के लिए राजत्व का सिद्धांत लाया जाता था। मध्यकाल में सर्वप्रथम बलबन ने इसकी व्याख्या की थी तथा सर्वप्रथम मेतराय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। गोलकुंडा को जीतकर औरंगजेब ने लगभग सारे दक्कन को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल सूबों की कुल संख्या 21 या 20 या 21 हो गई थी। और कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किसके समय था? औरंगजेब के समय। क्योंकि आपको पता है अकबर के समय अभी कुल कितने थे? 15 ही थे। औरंगजेब ने मराठों को पराजित किया, किंतु तो मराठों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। जय सिंह ने शिवाजी को से पुरंदर की संधि की और शिवाजी को औरंगजेब ने क्या किया? आगरे के किले में बुलाया और जय सिंह भवन में से क्या कर दिया? कैद कर दिया। लेकिन फिर शिवाजी क्या होता है? कैद से किसी तरह निकल जाते, फूल की टोकरी में बैठ के
ओके, आप लोग जानते होंगे ये सब कहानी। जय सिंह की बुरहानपुर खानदेश की राजधानी में मृत्यु हो गई और शिवाजी को आगरे में कैद कर लिया, किंतु शिवाजी मिठाई की टोकरी में भागने में सफल रहा। औरंगजेब अपने शासन के अंतिम वर्षों में दक्कन के अभियान के अंतर्गत दक्षिण भारत की राजनीति में मुख्य रूप से संलग्न रहा। औरंगजेब तक दक्कन अभियान एक भूल थी, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार दक्कन में तो हो गया, किंतु साम्राज्य खोखला हो गया और इस पतन की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है। मुगलों के पतन में औरंगजेब की भूमिका को मुख्य रूप से दक्कन अभियान के अंतर्गत देखा जाता है। कहा जा गया है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन किया, मतलब स्पेन के नासूर को जीतने के चक्कर में नेपोलियन हार गया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को क्या किया, बुरी तरह से पराजित कर दिया। नासूर बन गया, क्या कहता है, नासूर, गले की हड्डी। नेपोलियन के लिए क्या बना था, स्पेन, और औरंगजेब के लिए क्या बना, दक्कन। औरंगजेब धार्मिक रूप से काफी कट्टर एवं रूढ़िवादी था। इसका परिणाम उसने दारा उल हर्ब, काफिरों का देश, कुरान में आस्था कुरान में आस्था में ना रखने वालों को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना अपना मुख्य लक्ष्य रखा। मतलब वो इस हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता था, इस्लाम का देश, दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। वो कहता था ये क्या है, दारुल हब है, और हम इसे क्या बनाएंगे, दारुल इस्लाम। और इसी चक्कर में उसने क्या किया था, बहुत सारे मुसलमान सिखों का और हिंदुओं का कत्ल भी कर दिया था। उसने नरोज प्रथा समाप्त कर दिया, धरोखा दर्शन समाप्त कर दिया, सती प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, हिंदू पर्व पर रोक लगाया और तुलादान प्रथा को समाप्त किया। उसने मुतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किया जो धर्म निरीक्षक करता था। उसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह तुड़वा दिया। इस्लामी पवित्रता से जीवन निर्वाह करने के कारण औरंगजेब को शाही दरवेश या जिंदा पीर भी कहा गया। वह इस्लाम का सच्चा पालन करने वाला था, वह शराब नहीं पीता था, वह नृत्य गान से दूर रहता था और वह 5 वक्त का नमाजी था। औरंगजेब के समय में ही मुगलों के पतन की शुरुआत हो गई। उसके शासन में अनेक विद्रोह हुए, जिसमें कुछ प्रमुख थे अफगान विद्रोह, सतनामी विद्रोह, अकबर का विद्रोह, राजपूत विद्रोह, जाट विद्रोह, बुंदेल विद्रोह, अंग्रेजी विद्रोह, सिख विद्रोह। अफगान विद्रोह अकबर नेता भागू और अकमल अकमल खां के द्वारा किया गया। इस रोशन रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय ने पृष्ठभूमि प्रदान किया। इसका प्रमुख उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की क्या करनी थी, स्थापना। जाट विद्रोह औरंगजेब के समय पहला संगठित विद्रोह था। इस विद्रोह के मुख्य रूप से किसान व काश्तकार शामिल थे, हालांकि जमींदारों के नेतृत्व में किया गया। प्रारंभ में जाट नेता गोकुला के द्वारा विद्रोह किया गया। मुगल फौजदार अली खान ने विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। राजा राम के नेतृत्व में सुसंगठित विद्रोह किया गया सिकंदरा स्थित। कहा, सिकंदरा में कैसा विद्रोह किया गया, सुसंगठित विद्रोह किया गया। अकबर के मकबरे को लूटा गया। औरंगजेब के पुत्र बदीर बख्श एवं आमेर के राजा विशन दास ने इसका दमन किया। राजा राम के भतीजे चूड़ामन द्वारा औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह किया गया और राजा राम ने क्या किया था, अकबर के कब्र को लूट लिया था और अकबर के सब्र को निकाल कर उसे जला दिया था। अंत में मथुरा के पास भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो ही गई। सतनामी विद्रोह में मथुरा में सतनामी संप्रदाय द्वारा धार्मिक विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और स्थानीय मुगल सरदार के झगड़े को लेकर हुआ। इस सतनामी को मुंडिया भी कहा जाता है। इसका शुद्ध अद्वैत विवाद में विश्वास था। बुंदेला विद्रोह प्रारंभ में ओरछा नेता चंपत राय द्वारा किया गया तथा पराजित होने पर आत्महत्या कर लिए जाने के बाद छत्रसाल के द्वारा नेतृत्व संभाला गया। छत्रसाल ने शिवाजी के विद्रोह से प्रेरणा लेकर 1707 में बुंदेलखंड को स्वतंत्र शासक बनाया। पुत्र अकबर का विद्रोह मेवाड़ एवं मारवाड़ के शासकों का सहायता से आश्वासन से हुआ। विद्रोह को दबा दिया गया। अकबर फारस भाग गया, वही उसकी मृत्यु। औरंगजेब का विद्रोह व्यापारिक उद्देश्य से किया गया था। अंग्रेजों का विद्रोह व्यापारिक उद्देश्य से किया गया था। विद्रोह को दबा दिया गया तथा उन्हें हुगली से बाहर निकाल दिया गया। राज राजपूत विद्रोह उत्तराधिकार की समस्या के कारण हुआ। औरंगजेब द्वारा हस्तक्षेप राजपूत को मंजूर नहीं था। सिख विद्रोह धार्मिक कारणों से सिखों ने औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह किया और 1675 में औरंगजेब की मृत्यु तक हुआ। औरंगजेब के समय यह धार्मिक कारणों से एकमात्र विद्रोह था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिए जाने के बाद गुरु तेग बहादुर का क्या किया था, दिल्ली में लाल किले के सामने जो है औरंगजेब ने धड़ से सर को अलग कर दिया था और वहीं पर अभी क्या है, शीशगंज गुरुद्वारा है। उसने गर्दन पे तलवार रखी गुरु तेग बहादुर के ऊपर और बोला, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? बोला नहीं। बस उसका क्या किया, गर्दन धड़ से अलग। गुरु गोविंद सिंह ने इसी विद्रोह को जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जाफरानामा भेजा। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह से मित्रता की थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मित्रता के बाद 1708 ईस्वी में तुरंत गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब धर्मांत दूरदृष्टापूर्ण नीति ने सिखों को एक लड़ाकू एवं सैनिक संप्रदाय में परिणत कर दिया। सिख क्या थे, बहुत ही जैसा हिंदू है वैसा ही सिख था, लेकिन औरंगजेब के दुर्दांत नीति ने औरंगजेब को सिख ने औरंगजेबों को इतना
सिखों को औरंगजेब ने इतना परेशान किया कि उसने वो सिख क्या हो गया, आज एक मार्शल कम्युनिटी हो गया। देखते हैं मतलब कुछ भी विद्रोह होता है सीधे तलवार लेकर रोड पे आ जाता है। औरंगजेब के धर्मार्थ व दूरदर्शितापूर्ण नीति ने इस प्रकार अपने दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के खिलाफ हुए विद्रोह तथा दक्कनी राज्य व मराठों के दमन के कारण 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेचारा औरंगजेब का जो है ना 1 महीना तक सब जो है रखले रह गया, कोई बेटा दफनेबे नहीं किया, सब फिर उत्तराधिकार में लड़ रहा था। औरंगजेब की मृत्यु होने पर उसके सबको दौलताबाग में 4 किलोमीटर दूर पर स्थित फकीर बहरूद्दीन के मकबरे के अहाते में दफनाया गया। मतलब कोई जरूरी नहीं था ज्यादा इसको दफनाने का। औरंगजेब की प्रिय पत्नी दिलराय बानो बेगम रबिया दुर्रानी थी। महाराष्ट्र को औरंगाबाद में रबिया का मकबरा भी बनाया गया है। इसी इसी को क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ने से ताजमहल का क्या बताया, घटिया नकल बताया। अरे कुछ क्या बताएगा, लेन पुल बताया है। आम दे दीजिए। मुगल प्रशासन, भारत में एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना में एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंगोल एवं तैमूर परंपराओं के साथ साथ शेर शाह तथा द्वारा विकसित प्रणाली की मिली जुली व्यवस्था मुगल शासन में देखने को मिलती है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली का निर्माण किया गया तथा एक शासन तंत्र प्रभुत्व निरंकुशता की संकल्पना पर आधारित थी। मुगल साम्राज्य ने अपने प्रशासन के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया। मुगल प्रशासन का मुख्य मुगल राजनीतिक व्यवस्था को सामान्यतः 3 बिंदुओं के अंतर्गत समझा जाता है: राजत्व का सिद्धांत, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय शासन। राजत्व का सिद्धांत क्या है, तो मुगल प्रशासनिक संरचना का मूल आधार क्या था, शरीयत। कुरान व हदीस को सम्मिलित रूप से शरीयत कहा जाता है और इस शरीयत के हिसाब से जो कानून चलता है उसे शरीयत का कानून कहा जाता है। जो अभी कहाँ है साथियों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में किसका कानून चल रहा है, शरीयत का। मतलब अफगानिस्तान का जो है आपका संविधान क्या है, शरीयत ही है। बाबर ने मिर्जा की पैतृक उपाधि को त्याग कर किसकी उपाधि धारण की थी, पदशाह। हुमायूं ने बादशाह की पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि बताया। हुमायूं ने क्या बताया, बादशाह को। खुद तो दिन भर नशा करते रहता था, क्या एकदम हफीम का आदि था, लेकिन बोला हम खुदा का प्रतिनिधि हैं। अकबर कालीन राजपूत का सिद्धांत क्या था, आईने अकबरी में विस्तृत है। आईने अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल अबुल फजल ने। अकबर ने सुलह कुल की स्थापना की और मजहर, मजहर क्या है, अकबर के द्वारा एक मजहर धर्म था जिसमें क्या था, सभी जाति धर्म को समान रूप से देखा जाता था। जहांगीर एवं शाहजहां ने अकबर का अनुसरण किया। औरंगजेब ने राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बनाया और की आवश्यकता पड़ने पर उसने धर्मनिरपेक्ष आदेश भी दिए। कहा जाता है कि औरंगजेब जो है कट्टर इस्लामिक था, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदू सेनापति थे वो औरंगजेब के शासन काल में ही थे। केंद्रीय प्रशासन, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन को सैन्य शक्ति आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण किसके अंदर था, सुल्तान के अंदर था। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। मुगल साम्राज्य चूंकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह को असीम शक्ति प्रदान प्राप्त थी। फिर भी प्रशासनिक गतिविधियों के लिए क्या था, सुल्तान, दीवान विजारत, मंत्री परिषद, वजीर वजीर या वकील, दीवान, मीर समा, मीर बख्शी, सेना को प्रमुख को क्या कहते थे, मीर बख्शी कहते थे। सर्द उर्स उस सुदूर अन्य अधिकारी, मुहतसिब, धर्म निरीक्षक, काजी उल कजाक, न्याय विभाग। वजीर प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता था, ठीक है ना, और इसे वकील कहा गया। दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था दीवान। अकबर अपने शासन काल में 8वें वर्ष में वकील को एकाधिकार को खत्म करते हुए इस पद का सृजन किया था, किसका, दीवान का। तथा मीर समा घरेलू मामलों का प्रधान होता था। दीवाने बायुतात मुशारिफ, दरोगा और तहसीलदार इसके अंतर्गत कार्य करते। दरोगा का पद सबसे पहले किसने बनाया था, मुगल काल में ही बनाया था, जिस दरोगा का वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलता है सर्विस क्लासेज केजीजी पे। मीर बख्शी, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, मीर बख्शी। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि मीर बख्शी, सेनापति। इसको आप लोग क्या कहते हैं, सेनापति, मेजर जनरल। वही कौन कहलाता था मुगल काल में, मीर बख्शी। दरोगा कहाँ का शब्द है, तो दरोगा जो है पारसी शब्द है, फारसी, ठीक ना। सैनिक की भर्ती एवं सैन्य प्रशासन का प्रबंध किया। सैनिक के वेतन बढ़ाने का मुख्य कार्य दीवाने तंद करता था, केवल युद्ध के समय वह कार्य मीर बख्शी करता था। सदर उस सदुर धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। कभी कभी इसे मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया जाता था। इसे काजी उल कुजात की संज्ञा दी गई थी। प्रांतीय प्रशासन, एक सेकेंड ना बचा हुआ है, ओ भाई ओ भाई। चलिए, अकबर का जो ये जो मुगल काल का ये जो क्या है आपका स्थापत्य कला का जो है वीडियो, ये आपको कल मिलेगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को 2 बार सुनिए।
और ईयरफोन लगा के घूमते फिरते चलते फिरते इसको क्या कीजिए, सुनते रहिए। और ये मुगल प्रशासन की जो अगला वीडियो है, ये आपको हम लोग अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग देखते हैं नहीं। क्या होता है, वीडियो का जो वॉचिंग आवर है वो कम ही आता है। इसलिए क्या करते हैं, हम लोग एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मुगल प्रशासन करवाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और याद तो रखिएगा ही आप लोग अपने चैनल को सर्वेश क्लासेस केजीजी को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग मुगल प्रशासन किए हैं। और हमने बताया था आपको कि कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री के तहत आपको 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का पूरा इतिहास कराएंगे पार्ट 2 के तहत। आज उसमें मुगल काल करा दिया गया है, लगता है 2-3 पार्ट और आ जाएगा, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एकदम कहानी की तरह आपको बता रहे हैं, ताकि आप एक बार पढ़ लीजिए तो पूरा खुशी खुशी जाइए और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके आइए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा सर्वेश क्लासेस के जी को। जय हिंद।